नमस्कार। मैंने स्किज़ोफ्रेनिया, पैनिक डिसऑर्डर, डेल्यूजन्स इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाए और बहुत सारे व्यूवर्स को पसंद आए, मेरे पेशेंट्स और रिलेटिव्स को पसंद आए और कुछ रिलेटिव्स ने और पेशेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के ऊपर भी आप एक वीडियो बनाइए। तो इसलिए ये वीडियो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है और आज हम डिस्कस करेंगे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर नाम दिखाता है कि वो एक दो पोल्स से बना हुआ, पोल्स मतलब ध्रुव, जैसे उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव हम बोलते हैं पोल्स। तो इसमें दो पोल्स है, एक पोल उसमें से है डिप्रेशन का और एक पोल है मेनिया का। डिप्रेशन और मेनिया ये मन की ऐसी स्थितियाँ है। डिप्रेशन को हम बोल सकते हैं उदासीनता या दुख की स्थिति, वेरेज मेनिया को हम बोल सकते हैं अति उत्साह या आनंद की स्थिति। तो ऐसे दो पोल्स में उस इंसान का लाइफ जाता है, ज़िंदगी उसमें बीतता है, जहाँ पे ऐसे दो टाइप के सिम्टम दिखने लगते हैं। तो ऐसे सिम्टम जब बार बार दिखते हैं और वो उस इंसान के जीने को मुश्किल कर देते हैं, उसके लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उसे कहते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। तो ये बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जो होता है उसमें डिप्रेशन क्या होता है और वो रेगुलर डिप्रेशन से डिफरेंट कैसे होता है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में डिप्रेशन जो होता है उसमें उदासीनता, काम करने के लिए इच्छा न होना, घर से बाहर नहीं निकलना और अपना खुद का ख्याल न रखना, दाढ़ी न बनाना, रेगुलरली नहीं नहाना, मतलब जो नॉर्मली इंसान करता है वो सारी चीज़ें वो इंसान नहीं करता है। उसके मन के अंदर में निराशा भर जाती है, उसको लगता है कि उसका लाइफ जो है आगे चल के पॉजिटिवली नहीं जाएगा। तो ऐसे फेज़ में वो इंसान डिप्रेशन में, उदासीनता में रहता है और ये फेज़ एक पर्टिकुलर कुछ महीनों तक बनी रहती है, जैसे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, डिपेंड करता है हर एक इंसान के ऊपर। तो ये डिप्रेसिव फेज़ रहती है। वेरेज जो रेगुलर डिप्रेशन रहता है उसमें इंसान पीरियोडिकली या फेजेस में डिप्रेशन में नहीं जाता है। यूजुअली उसका मन उदास रहता है और निराशा से भरा रहता है और एनवायरनमेंट की चीज़ों को निगेटिवली लेते रहता है। तो ये रेगुलर डिप्रेशन रहता है। तो उसके कंपैरिजन में बाइपोलर डिप्रेशन में मेनिक फेज़ भी रहता है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये डिप्रेसिव फेज़ है और दूसरा फेज़ होता है मेनिक फेज़। मेनिक फेज़ मतलब अति उत्साह का फेज़, जिसमें इंसान को ज़्यादा विचार आने लगते हैं, रेसिंग ऑफ थॉट्स। उसका मन एक टॉपिक के ऊपर टिकता नहीं है, एक बात के ऊपर बात करते करते दूसरे टॉपिक के ऊपर चले जाना, ज़्यादा बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, कम सोना और कम सो के भी ज़्यादा अलर्ट हो जाना, ज़्यादा एक्टिव रहना, पूरा दिन कुछ ना कुछ करने के पीछे लगे रहना, मतलब इंसान ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। उसको नींद की ज़रूरत नहीं है ऐसा लगने लगता है। उसके थॉट्स बड़े बड़े थॉट्स आने लगते हैं, जैसे वो कोई महान इंसान है और बाकी सारे लोग एकदम साधारण से लोग हैं और वो ग्रेट है। उसको बड़प्पन वाले डेल्यूजन्स भी रहते हैं, मतलब बड़प्पन वाले गलत विचार, जैसे भगवान का उसके ऊपर ख़ास आशीर्वाद है, ख़ास कुछ पावर्स उसको दिए गए हैं। तो सब डेल्यूजन्स जो है, डेल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी उसे कहते हैं, बड़प्पन के डेल्यूशंस। कभी कभी मेनिक फेज़ के अंदर हालुसिनेशंस भी रहते हैं। हालुसिनेशंस मतलब भास। कभी ऐसे भास होते हैं जैसे भगवान उसको बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तू ये कर, वो कर, तू स्पेशल है। तो ये बड़े बड़े विचार और उसमें भास भी रहते हैं। तो उस फेज़ में इंसान ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझ के ज़्यादा खर्चा करने लगता है, बहुत सारी चीज़ें बिना वजह के घर में लेके आने लगता है। उसको अंदाज़ा नहीं रहता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सिर्फ उसको लगता है कि ये मुझे लेना है, वो मुझे लेना है, तो वो ख़रीदने लगता है। कभी कभी कुछ लोग दानशूर बन जाते हैं, जो मिला उसको देने लगते हैं, अपने पास की चीज़ें बांटने लगते हैं। वो विचार नहीं करते कि उनको ज़रूरत है या देने के लिए जिसको लेने वाला है उसको ज़रूरत है, वो विचार नहीं करते, वो देने लगते हैं। तो मूड एलिवेटेड है, ज़्यादा बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक के ऊपर टिक नहीं रहे हैं
अपनी मन की बात छुपाते नहीं हैं, कोई बात पर्सनल है बतानी नहीं चाहिए तो वो भी बात बता देते हैं, अनजान लोगों से बातें करने लगते हैं। तो ये सब जो फेज़ है ये मैनिक फेज़ है। मैनिक फेज़ और डिप्रेसिव फेज़, इन दोनों फेज़ों में ये मैनिक फेज़ भी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसा चलता है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। और बीच का टाइम नॉर्मल रहता है, मतलब उस बीच के टाइम में कोई भी इंसान बोल नहीं सकता कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, टोटली नॉर्मल फेज़ चलती है और फिर वापस से डिप्रेसिव या मैनिक फेज़ आती है। तो ये मैनिक और डिप्रेसिव फेजेस से बना हुआ ये डिसऑर्डर है, इसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कहते हैं। तो इस बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में ये कितना कॉमन है, कितने सारे लोगों को ये होता है, तो इसमें एक रिसर्च में बताया गया है कि लगभग 1 से लेकर 20 लोगों को, हज़ारों में इतने लोगों को होने की संभावना होती है। तो ये ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इन जनरल पॉपुलेशन को पता नहीं है, पब्लिक को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते एक्चुअली इसका क्या करना चाहिए। कभी कभी वो गलतफहमी में वो झाड़ फूँक करने वाले या फिर ऐसे कुछ बनावटी बाबाज रहते हैं, उनके पास में लेके जाते हैं, और जिसकी वजह से उस पेशेंट का जो बीमारी है वो धीरे धीरे ट्रीटमेंट ना मिलने से बढ़ते जाता है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेन इंटेंशन है कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए, लोगों को पता चले कि ऐसे कंडीशंस होते हैं, साइकोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं जिनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ताकि वो पेशेंट भी अच्छे से रहे और उसके साथ में बाकी लोगों को जो डिस्टर्ब होता है उस पेशेंट्स का वो भी ना हो। तो ये अवेयरनेस के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें से आपको एक बात समझना है, खुद से खुद को डायग्नोस करना या ट्रीटमेंट करना ऐसा नहीं करना है। आपको अगर लगता है कि किसी को ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो कृपया नज़दीक के साइकेट्रिस्ट को मिलिए। ओके, अभी हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में हम देखते हैं कि कौन से एज ग्रुप में ये बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कॉमनली होता है। यूजुअली 20 to 30 ईयर्स एज ग्रुप, जैसे स्कूल का ख़त्म हो रहा है, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड या कॉलेज में एडमिशन लिया है, 20 to 30 एज ग्रुप ये कॉमन है। यूजुअली ये जो एपिसोड्स होते हैं तो हमको लगता है कि ये तनाव की वजह से हुआ है, स्ट्रेस की वजह से हुआ है या कोई एग्ज़ाम के फेलियर की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिसऑर्डर अपने आप इंटरनली वो प्री प्लान्ड रहता है, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्सप्रेशन होना चालू हो जाता है। इट इज़ जेनेटिकली डिकोडेड। जैसे उस इंसान के शरीर में, खून में लिखा गया है, जेनेटिकली जीन्स पे लिखा गया है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये डिसऑर्डर एक्सप्रेस होने के लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और एक्सटर्नली उस वक्त स्ट्रेसर्स या स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स और ट्रिगरिंग फैक्टर्स अगर अवेलेबल होंगे तो डिसऑर्डर एक्सप्लोड हो जाता है या सामने आता है। कभी कभी इंटरनली जो लिखा गया है जेनेटिक्स में वो इतना स्ट्रांगली लिखा रहता है जिसकी वजह से बाहर से कुछ भी रीज़न ना होते हुए भी वो डिसऑर्डर अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाहर के तनाव से हुआ या बाहर से तनाव होना चाहिए, ऐसा कुछ संबंध नहीं है। इट इज़ अ कम्प्लीटली बायोलॉजिकल डिसऑर्डर। हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि टेंशन लेने से हुआ है, तनाव लेने से हुआ है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, वो बिना वजह का उसका मिस्टेक है, गलती है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज़ अ डिसऑर्डर। जैसे बाकी के डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसे डिसऑर्डर्स है, वैसे ही बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर है जिसके लिए वो इंसान खुद कारणीभूत नहीं है, उसके जेनेटिक्स कारणीभूत है। अभी ये जेनेटिक है तो क्या 100% जेनेटिक है? तो ऐसा 100% जेनेटिक नहीं है। 5 to 10% ऐसा हम बोल सकते हैं, वो भी जेनेटिक मिक्सिंग होते जाता है। जैसे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और मदर फादर के मिलके एक बच्चे में जीन्स आते हैं, उनका फिर हस्बैंड वाइफ के मिलके उनके बच्चे में जीन आते हैं, तो जीन्स मिक्स होते जाते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा जीन का सेटअप आता है एक इंसान में जिसमें वो डिसऑर्डर का जीन है, लेकिन डिसऑर्डर को प्रोटेक्ट करने वाला जीन उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से डिसऑर्डर का जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यूजुअली हमारे शरीर में बहुत सारे डिसऑर्डर के जीन्स रहते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने वाले या उसको एक्सप्रेस न
होने देने के लिए कारणीभूत ऐसे जीन्स भी रहते हैं, इसीलिए सारे डिसऑर्डर्स हमारे अंदर एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो ऐसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है कि जिसमें उस इंसान के अंदर में जेनेटिक टेंडेंसी है कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर को एक्सप्रेस करने का। तो पहले कौन सा एपिसोड आता है? पहले मैनिक एपिसोड भी आ सकता है या डिप्रेसिव एपिसोड भी आ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है एक पर्टिकुलर टाइप का एपिसोड ही आएगा करके। अभी मैनिक एपिसोड्स में जो एक्सेसिवली खर्चा वगैरह हो जाता है और उस बारे में डिप्रेसिव एपिसोड में उस इंसान को बुरा लगने लगता है, ये एक साइकोलॉजिकल उसके अंदर में इम्पैक्ट है। मैनिक एपिसोड में इंसान ने लिए हुए डिसीजंस में बाकी लोग इन्वॉल्व रहते हैं या घर का संपत्ति इन्वॉल्व रहता है, तो उसमें जो भी लॉस हो गया वो तो रियल लॉस है, या बाकी लोगों को उसने कुछ गलत बोल दिया तो वो भी रियल इम्पैक्ट है। सो दैट कॉजेस रियल इम्पैक्ट ऑन द पर्सन। उस इंसान के फ्यूचर के ऊपर वो इम्पैक्ट करते रहता है। अगर मैनिक फेज़ में इंसान है तो उस फेज़ में वो अपने आप को बड़ा समझ के वो एक जॉब छोड़ देगा और दूसरा बिज़नेस निकाल लेगा। बिज़नेस निकालने की वजह से उसका कोई बेसिस नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस बराबर चल नहीं रहे हैं, तो लॉस भी हो सकता है। मतलब इंसान की लाइफ जो है इम्पैक्ट करते रहती है बिकॉज ऑफ बाइपोलर मेनिया एज वेल एज डिप्रेशन। मैनिक फेज़ में भी गलत डिसीजन लिए जाते हैं जो रियलिटी से टच में नहीं रहते, तो इसकी वजह से मैनिक फेज़ में भी इंसान का लाइफ जो है ट्रैक के बाहर जाता है। कभी कभी डिप्रेसिव फेज़ में इंसान को उदासीनता या हमारी कैपेबिलिटी ही नहीं है जॉब करने की, ऐसा विचार आने से वो इंसान जॉब छोड़ देता है, कोई काम करना बंद कर देता है, तो फिर से लाइफ ट्रैक के बाहर चली जाती है। तो ये दोनों फेजेस में लाइफ ट्रैक से बाहर जाना मतलब हमारा जो रूटीन जो है वो इम्पैक्ट हो जाना, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, हमारा फैमिली मेम्बर्स के साथ में रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट होने लगता है। तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में प्रोग्रेस क्या होता है, मतलब उसका थ्रू आउट द लाइफ क्या प्रोसेस हो सकता है। अगर किसी इंसान को बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है तो उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहता है कि सिमिलर टाइप ऑफ एपिसोड्स पीरियोडिकली बार बार आने का। पीरियोडिकली का मतलब है कि कुछ टाइम नॉर्मल चला गया और फिर से एक मैनिक या डिप्रेसिव एपिसोड आ रहा है, फिर से नॉर्मल चला गया, तो ऐसा बार बार होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे 10 to 20% हम बोल सकते हैं, जो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के सिर्फ 1 या 2 एपिसोड हो गए और उसके बाद में थ्रू आउट द लाइफ नॉर्मल है। ऐसे बहुत सारे कम लोग रहते हैं एक्चुअली, और ज़्यादा लोगों में ऐसा देखा जाता है कि पीरियोडिसिटी या रिपीटेटिवनेस ज़्यादा है। लेकिन हम एडवांस में, अगर पेशेंट डॉक्टर के पास में आता है तो हम एडवांस में नहीं बोल सकते कि आप कौन से कैटेगरी में हैं, आपका थ्रू आउट द लाइफ ऐसे जाएगा, ऐसे हम बोल नहीं सकते। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन इंटरनल जेनेटिकली जो भी एक्सप्रेस होने का पॉसिबिलिटीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बार बार होने का पॉसिबिलिटी है तो बार बार हो भी सकता है, लेकिन हम एडवांस में नहीं कह सकते। अगर समझो कोई इंसान 10 to 20% में है जो 1-2 एपिसोड होने के बाद में नॉर्मल होता है, तो ऐसे सिचुएशन में है तो फिर उसका दवा बंद भी हो सकता है और उसका रिमेनिंग लाइफ नॉर्मल भी जा सकता है। लेकिन इसलिए हमको हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है पीरियोडिकली अपडेट करते रहना पड़ता है। डॉक्टर्स यूजुअली एक फिक्स प्लान नहीं दे सकते। डॉक्टर्स को एक पीरियड का टाइम देना पड़ता है, जैसे 1 साल 2 साल, फिर उस पीरियड में ट्रीटमेंट देके ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो पेशेंट ठीक है और दवा कम करने के बाद में नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो दवा कम करते करते बंद करके देखेंगे, अगर फिर ठीक है तो फिर दवा बंद रखेंगे। अगर फिर से रिपीटेटिवली एपिसोड्स हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी रहता है कि उसका ट्रीटमेंट का कोर्स लॉन्ग टर्म तक चले। तो ट्रीटमेंट का प्लान ऑफ एक्शन टोटली डिपेंड करता है उस डिसऑर्डर का रिपीटेटिवनेस या पॉसिबिलिटी कितना रिलैप्स होने का है। तो ये हो गया प्रोग्रेस एज वेल एज ट्रीटमेंट प्लान। तो ट्रीटमेंट प्लान में अगर पेशेंट का सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर है, जैसे मैनिक एपिसोड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, हालुसिनेशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी हो जाता है। हॉस्पिटलाइज करना, कभी कभी ECTs करके एक ट्रीटमेंट होता है वो देना पड़ सकता है, इंजेक्शंस देना पड़ सकता है और मेडिसिन्स देना पड़ सकता है। जैसे इंसान मेडिसिन्स प्रॉपरली लेने लगता है तो वो जो भी एपिसोड है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। लेकिन
एपिसोड कंट्रोल में आने के बावजूद उसको डॉक्टर के ट्रीटमेंट में रहना ज़रूरी है, ताकि उसको कुछ ऐसे मेडिसिन दिए जा सके जिसके वजह से उसको रिलैप्स होने का पॉसिबिलिटी कम हो, और अगर रिलैप्स हुआ तो भी माइल्ड हो और जल्दी कंट्रोल में आए। अगर कोई इंसान दवा लेता है तो फिर भी क्या रिलैप्स हो सकता है? ये कॉमनली पूछा हुआ सवाल है। अगर कोई इंसान दवा ले रहा है तो रिलैप्स होने के चांस रिड्यूस हो जाते हैं। द ड्यूरेशन जो है कि अगर समझो एक मैनिक एपिसोड 6 महीना चलता है तो 1-2 महीनों में कंट्रोल में आ जाता है, जल्दी कंट्रोल में आता है, उसके सिम्टम्स सीवियर नहीं होते। और अगर पीरियोडिसिटी मतलब समझो 2-2 साल में आ रहा है तो 2 साल के जगह पे 3 साल के बाद में वो एपिसोड आ सकता है। मतलब 2 एपिसोड्स के बीच के अंतर का डिस्टेंस भी दवा की वजह से बढ़ता है। दवा इस तरीके से उस इंसान का डिसऑर्डर को कंट्रोल में लाने लगती है। अगर समझो कोई इंसान दवा लेता नहीं है तो वो डिसऑर्डर में रिपीटेटिवनेस बढ़ने लगती है। अगर अनट्रीटेड बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का पेशेंट है तो उसमें पीरियोडिसिटी मतलब अभी एपिसोड आया, फिर जल्दी जल्दी दूसरा एपिसोड, उसको हम रैपिड साइकिलिंग बोलते हैं, फिर जल्दी जल्दी तीसरा एपिसोड, और एपिसोड आया तो भी वो लंबा तक चल रहा है। ऐसा होने का पॉसिबिलिटी रहता है जब इंसान ट्रीटमेंट लेता नहीं है तब। तो ये जो रैपिड साइकिलिंग या रिपीटेटिव एपिसोड्स ना हो, इसके लिए डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली चालू रखना एज़ पर द ड्यूरेशन सजेस्टेड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने जितना दिन का बताया है उतना दिन रेगुलरली दिखाते रहना और ट्रीटमेंट लेते रहना ज़रूरी है। अगर डॉक्टर को लगता है कि अभी पेशेंट ठीक है, उसको बार बार एपिसोड्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल भी है कि दवा बंद भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसा कुछ फिक्स नियम नहीं है कि एक बार बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ तो लाइफ लॉन्ग दवा लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मैंने इस बारे में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और उसके ऊपर लगने वाले मेडिसिन्स, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप ज़रूर देखिए। अभी इसमें हमको एक सवाल पूछा जाता है कि ये बाइपोलर मूड डिसऑर्डर क्यूरेबल है क्या? तो क्योर, ये ऐसे डिसऑर्डर्स में क्योर शब्द हम यूज़ नहीं कर सकते। क्योर क्योंकि ये उस इंसान का बॉडी का मैकेनिज़्म है, बॉडी का सिस्टम है जो पीरियोडिकली डिसफंक्शन करने लगता है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। तो इट कैन बी कंट्रोल्ड, सो इट कैन कम अंडर कंट्रोल। तो कंट्रोल में रख के हमारा लाइफ जो है ट्रैक के बाहर नहीं जाएगा, ट्रैक के अंदर रहेगा। मतलब डिस्टर्ब हुआ तो भी माइल्ड डिग्रीज में हुआ, फिर वापस रूटीन अपना बराबर से चल रहा है। मतलब इंसान अचानक सडनली इम्पल्सिवली जॉब्स बदलना, इम्पल्सिवली बिजनेसेस में गलत निर्णय लेना, ये सब चीज़ें कम करने लगता है। उसकी वजह से उसका नॉर्मल या नियर नॉर्मल रहने का, लाइफ जीने का पॉसिबिलिटीज़ ट्रीटमेंट की वजह से बढ़ता है। तो वी कैन से कि इट इज़ कंट्रोलेबल। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया दोनों सेम है, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। डेफिनेटली कि कुछ सिम्टम्स बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में से स्किज़ोफ्रेनिया में भी दिखते हैं और स्किज़ोफ्रेनिया में से कुछ सिम्टम्स बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स में भी दिखते हैं। कभी दोनों डिसऑर्डर्स के थोड़े थोड़े सिम्टम्स एक इंसान के अंदर में एक्सप्रेस हो सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक है तो एक ही है। लेकिन बाय एंड लार्ज बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में मूड सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं। मूड सिम्टम्स मतलब मूड एलिवेट हो रहा है या मूड डाउन हो रहा है, डिप्रेस होते जा रहा है, और मूड रिलेटेड जो अदर थॉट प्रोसेसेस है ऐसे दिखाई देते हैं। वेराज स्किज़ोफ्रेनिया में डिरेंज थॉट प्रोसेस होती है, मतलब विचार ही अलग गलत आते हैं जिनको वो सच मानने लगता है और उसमें वो फंसा रहता है। वेराज स्किज़ोफ्रेनिया में पीरियोडिसिटी का पैटर्न थोड़ा सा कम रहता है, कंटिन्यूसली ऐसे पैटर्न ज़्यादा रहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। वेराज बाइपोलर में वेरी कॉमनली पीरियोडिक, मतलब बीच का नॉर्मल टाइम पीरियड जा रहा है, ऐसा पीरियोडिक पैटर्न में बाइपोलर मूड डिसऑर्डर दिखाई देता है। तो ये हमारा जो डिस्कशन था बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के ऊपर था। तो कृपया आप बताइए कैसा लगा, और अगर किसी को ऐसा लक्षण दिखता है तो प्लीज़ नज़दीक के डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखाइए। थैंक यू।